गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज भी हम दूधपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी व्याकरण सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। व्याकरण किसी भी भाषा का हो, वह हमें उस भाषा में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। इस तरह से व्याकरण वह शास्त्र है, वह कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध उस भाषा में लिखना, पढ़ना और बोलना समझा देता है, सिखा देता है। हिंदी व्याकरण है तो जिस शास्त्र के द्वारा, जिस पुस्तक के द्वारा, जिस कला के द्वारा हम हिंदी में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, वही हिंदी व्याकरण कहलाएगा। उसको हम लोग हिंदी व्याकरण कहें। अध्ययन की सुविधा के लिए इस हिंदी व्याकरण को 5 अंगों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण के 5 भाग हैं। इसके 5 भाग हैं। पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा भाग है शब्द विचार, तीसरा भाग है वाक्य विचार, चौथा भाग है चिन्ह विचार और लास्ट भाग है इसका छंद विचार। इस प्रकार से हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसके 5 अंगों के बारे में पढ़ते हैं। 5 अंगों में इसलिए बांट दिया गया ताकि अध्ययन आसान हो जाए और नाम से भी पता है, स्पष्ट हो रहा है, वर्ण विचार। जिस भाग से हम लोग वर्णों के बारे में सीखेंगे, हिंदी व्याकरण के जिस भाग से हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण के जिस भाग से हम शब्दों के बारे में सीखते हैं, वर्ण के बाद शब्द, वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, तो जिस भाग में हम लोग शब्दों के बारे में सीखेंगे वह कहलाएगा शब्द विचार। और शब्द जोड़ करके वाक्य बनते हैं, तो व्याकरण के जिस भाग में हम लोग शब्दों के बारे में सीखते हैं वह कहलाता है शब्द विचार। और शब्दों को जोड़ दें तो वाक्य बनेगा, तो वहां हो जाएगा वाक्य विचार। और भाषा में कई चिन्हों का उपयोग होता है भाव स्पष्ट करने के लिए, समय काल स्पष्ट करने के लिए। तो उन चिन्हों के बारे में जहां हम पढ़ते हैं वो कहलाता है चिन्ह विचार। कविताओं के बारे में, छंदों के बारे में जिस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वही कहलाता है छंद विचार। इस प्रकार से हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया, 5 अंगों में बांट दी गई। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो पहला भाग है वर्ण विचार। वर्ण विचार और सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में परिभाषा तो पहले भी हमने बता दिया। हिंदी व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के बारे में, हिंदी वर्णों के बारे में सीखते हैं, वही कहलाता है वर्ण विचार। तो इसका स्पष्ट है वर्ण विचार का परिभाषा। वर्ण विचार किसे कहेंगे ये आप समझ चुके हैं। अब है वर्ण क्या है, वर्ण किसको कहें। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। किसी ध्वनि का वह मूल खंड, वर्ण जो है ध्वनि का मूल खंड है।
जिसको और खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी वर्णों के मिलने से, इसी ध्वनि खंडों के मिलने से शब्द बनता है। इसीलिए हम लोग वर्ण की परिभाषा में कहते हैं कि जिनके मिलने से शब्द बनता है और जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहे हैं, हिंदी व्याकरण के 5 भाग, वर्ण विचार, वर्ण, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे वर्णमाला। अभी तक इसको इतना आप तैयार कर लीजिए। अब हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला वर्णमाला में वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है वही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण हैं और उनका मानक रूप हम लोग देखेंगे। विद्यार्थी वर्ण लिखते हैं, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका वे मानक रूप नहीं लिख पाते। हम जब भी लिखें मानक रूप में लिखें। समान स्वरूप वाले वर्ण हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा भेद है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। मानक रूपों में उन सारे भेदों को हम स्पष्ट कर रहे हैं। वर्णमाला का जो मानक रूप है, वर्णों का जो मानक रूप है, हम लिखना शुरू कर रहे हैं। अ, आ, ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब के सब स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बताएंगे स्वर वर्ण, जब वर्ण का भेद बताने लगे उस समय स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या है, ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और अनुस्वार और में जोड़ देंगे, अंग हो जाएगा। ये अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु जो देख रहे हैं इसको अनुनासिक कहते हैं। और फिर विसर्ग, ये विसर्ग, इनको हम विसर्ग कहते हैं। ये बिल्कुल स्वर और व्यंजन दोनों में से किसी का अंतर्गत नहीं आता है, ये अलग वर्ण है। उसके बाद कवर्ग में देखेंगे क, ख। ख के लिए ये दोनों आपस में जुड़ जाना जरूरी है। अगर नहीं जुड़ता है तो र और वो पर आ जाएगा, इसको जोड़ना जरूरी है। ग, घ, ये पूरा लकड़ी एक लकड़ी में होगा। और च, छ के लिए हम लोग ऐसे और ऊपर से लकड़ी देकर जोड़ रहे हैं। छ, ज, झ हम लोग ये मानक रूप है।
व्यवहारिक रूप से यह भी लिखा जाता है, लेकिन यह मानक वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। यह छ ही मानक रूप में है। त, थ, द, ध और न। यह ढ दो प्रकार का होगा, एक तलबिंदु जिसमें नहीं होगी, दूसरा होगा जिसमें तलबिंदु होगा, और दोनों का अलग अलग उपयोग है। यह भी आगे स्पष्ट किया जाएगा। तो थ बस यहीं पर लकीर होगा, ये जो गोल भाग है उस पर नहीं आएगा। द, ध, न, ध ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसको मानक रूप में नहीं रखा गया है, ये मानक रूप में है। इस तरह से ध लिखेंगे। प, ह, ब, भ और म। मानक रूप में ये गोल होना भी जरूरी है। अब है ऊपर से हटा देते हैं। य, र, ल, व, ताल पेश ऐसे। मूर्धन्त स, दंत स, ह, और ये अभी जो देख रहे हैं आप, ये सब और यहाँ ये व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये व्यंजन स्वर की संख्या कुल 11 और व्यंजन की कुल संख्या यहां तक जोड़ करके 33 की संख्या में है व्यंजन वर्ग। फिर हम लोग अक्ष, त्र और ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर है या संयुक्त व्यंजन ये कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन इनको कहते हैं। तलबिंदु वाले दो अक्षर ऐसे हैं। बड़ी व जिसको कहते हैं, ड के नीचे तलबिंदु लग गया, ध के नीचे तलबिंदु लग गया, दो अक्षर ये हैं, तीन अक्षर ये हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के कुल वर्णमाला में 49 वर्ण हैं। अभी तक संयुक्ताक्षर के बारे में आपने देखा। अक्ष, त्र, ज्ञ, 3 संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ये व्यंजनों के संयोग से बने हुए हैं। कुछ और भी ऐसे संयुक्ताक्षर हैं जो आपस में व्यंजन वर्णों के मिलने से बना हुआ है। जैसे क क संयुक्त, फिर है क थ संयुक्त, ह त संयुक्त, लिखने का ढंग देखना है, और त त संयुक्त यहां पर लगाते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। न संयुक्त ऐसे, मौन संयुक्त, म और म के मिलने से बना हुआ। स व संयुक्त, स आधा व पूरा, म आधा न पूरा, न आधा न पूरा, ऐसे है ये। स ल संयुक्त, त संयुक्त, थ य संयुक्त, ड संयुक्त, द य संयुक्त। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। स्पष्ट है? द संयुक्त, द हलन और वो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, द। फिर है द संयुक्त,
दोनों संयुक्त दो, इसको ऐसे भी लिखेंगे, बहुत नीचे से जोड़ देंगे, दोनों संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद है ह या संयुक्त, इसको हम लोग ह और ऐसे भी लिखते हैं, ह या संयुक्त। हम संयुक्त ह हलन म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम संयुक्त ह हलन न, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे चिन्ह में लिखा जाता है। अब हौला संयुक्त, चाचा संयुक्त, चाचा संयुक्त, भया संयुक्त, गया संयुक्त, जया संयुक्त। अब कुछ र वाले संयुक्ताक्षर देखेंगे, स्पेशल है र वाले संयुक्ताक्षर, र वाले जो संयुक्ताक्षर हैं, इसीलिए उसमें कई तरह से र को संयुक्त किया जाता है। इसको देखें, क में र यहां लगता है, जिसमें सीधी स्ट्रेट लाइन वाला जो अक्षर है उनमें र ऐसे लग जाता है। कुछ गोल पैंडी वाला है, जिसका जिन अक्षरों का पैंडी गोल है, उसमें ऐसे लगता है। ट को देखिए, ठ में पैंडी गोल है, ऐसे लगेगा। ड में भी गोल पैंडी है, ऐसे लगेगा। ढ का भी पैंडी गोल है, ऐसे लगेगा। फिर कुछ ऊपर लगता है, जैसे क के ऊपर लगा देंगे, म के ऊपर लगा देंगे, ये सब र संयुक्त वाले हैं। और ये तालब रस्म में र लगता है ऐसे, ह में भी ऐसे लगाते हैं। तो ये सब र के लिए स्पेशल है, इस पर ध्यान रखना है। यहाँ पर रेत वाला भी र संयुक्त ही है, तालब रस्म के साथ र लग रहा है, ऑक्सन लग रहा है, और गोल पैंडी वाले के साथ इस तरह का हम लोग चिन्ह देकर र संयुक्त को दर्शाते हैं। यहां तक स्पष्ट है। अब आगे है वर्णों के भेद, वर्णों के प्रकार। वर्णमाला लिखते समय भी हम स्पष्ट कर दिए थे कि वर्णों के मूल रूप से दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या कितना होता है? भूल गए? 11 था। स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी? 11। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। वहां लिखना छोड़ दिए थे क्या? ये भी थे क्या? ये भी आता है। ये भी क्या है? स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। ये वहां छूट गया था, जोड़ लेंगे, है ना। 11 कुल है स्वर वर्ण, और इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यह बिल्कुल दूसरों को सहायता देता है या किसी से सहायता लेता नहीं है, और इसलिए इसको कहते हैं स्वर वर्ण। वर्ण को दो भागों में बांट दिया गया। एक जो सबल है, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वह कहलाता है स्वर वर्ण। और दूसरा है व्यंजन, जो कमजोर है, जिसको बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेना पड़ता है, स्वर वर्णों की सहायता लेना पड़ता है, ये व्यंजन वर्ण कहलाता है। ये कुल मिलाकर कितने हैं? व्यंजन वर्णों की संख्या कितना बता दिए थे? कुल मिलाकर के इनकी संख्या है 33, और इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेना होता है। ठीक है, हमेशा ही हम स्वर की सहायता लेते हैं, बिना स्वर की सहायता से इसका उच्चारण संभव नहीं है। अब स्वर वर्ण में हमने देख लिया कि स्वर वर्ण अपने स्वयं उच्चारित होता है, यह सबल है, इसके उच्चारण में किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम जो संयुक्त करते हैं, संयुक्ताक्षर लिखते हैं, देखेंगे कि वर्ण के स्वर वाले भागों में ही जुड़ता है, जिसको हम आगे स्पष्ट करेंगे। अब आगे इसमें स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है और इसके भी दो वर्गों में बांट दिया गया है कालमान के आधार पर। कालमान बोलने में जो समय लगता है, उसका दूसरा नाम मात्रा भी दिया गया। मात्रा के आधार पर वर्णों के कितने स्वर वर्ण कितने भेद हैं? 2 भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद हो गए? किस आधार पर? कालमान बोलने में लगे समय के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं मात्रा। मात्रा के आधार पर 2 हो गए। पहला भाग है इसका ह्रस्व और दूसरा भाग है दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में इकाई समय लगता है, अल्प समय लगता है या एक मात्रा लगता है, उसको कहते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में इकाई समय लगेगा, कम समय लगेगा, एक मात्रा लगेगी, उसी को कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएगा अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ए, ओ। एकल मात्रा वाला ये ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। इसका दुगुना समय जिसमें लगता है, अर्थात उच्चारण में अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, दीर्घ ए, ऐ, औ। अब इसका अंग्रेजी भी लिखेंगे, आप देखेंगे। इसके लिए एक अंग्रेजी में इसका उच्चारण हम लोग आई लिखते हैं, इसका यू लिखते हैं, ई लिखते हैं, ओ लिखते हैं। एक एक वर्ण ही अंग्रेजी का एक एक वर्ण के द्वारा ही सूचित होता है। इसका अर्थ है कि इसके बोलने में बिल्कुल एक मात्रा लगता है, इकाई समय लगता है, कम समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, इसके लिए डबल ए का उपयोग करते हैं, डबल ई का उपयोग यहां करते हैं। इसके लिए ए आई का करते हैं, इसके लिए हम लोग ए यू करते हैं। देखना 2-2 वर्ण आ रहा है। यह स्पष्ट कर रहा है कि इसके उच्चारण में इसके तुलना दुगुना समय लगता है, 2 मात्रा लगती है। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर होते हैं। और फिर जाति के, ये तो हो गया कालमान के आधार पर, मात्रा के आधार पर। और जाति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ये किस आधार पर हुआ? कालमान के आधार पर। मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ। और फिर हम लोग जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद बना देते हैं। किस आधार पर? जाति के आधार पर 2 भेद, सजातीय और दूसरा हो गया विजातीय। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। समान उच्चारण वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाएंगे, जिनका उच्चारण एक जैसा, जैसे अ और आ है। ठीक है, हर्ष ई और दीर्घ ई है, हर्ष उ और दीर्घ उ है। इन सबों को उच्चारण समान रूप से हो रहा है, इस जातीय के अंतर्गत है। ए और ऐ है, ओ और औ है, ये सब के सब सजातीय कहलाएंगे। विजातीय जिनका उच्चारण अलग अलग होगा, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, उच्चारण स्थान क्या है? भिन्न भिन्न, वो विजातीय कहलाएगा। जैसे देखेंगे अ, और हम लोग हर्ष ई को ले लें या दीर्घ ई को ले लें, आ को ले लें, हर्ष ई को ले लें, आ को ले लें, ए को ले लें। यहां देख रहे हैं भिन्न आ रहा है, ये विजातीय कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? विजातीय स्वर। तो जाति का आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद हो गए, सजातीय और विजातीय। वर्णों के भेद में अभी तक आपने पढ़ा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण।
फिर कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों के भेद, जाति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद, जाति के आधार पर सवर्ण और विजातीय वर्ण, दो भाग इसका हम लोग पढ़ लिए। अब है स्वरों की मात्रा। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, पहले नोट करना है फिर पढ़ना है। स्वर की मात्रा, प्रत्येक स्वर के लिए कुछ चिन्ह बने हुए हैं। प्रत्येक स्वर के लिए कुछ चिन्ह बने हुए हैं। स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसको कहते हैं? खंडित रूप चिन्ह को। प्रत्येक स्वर के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। अ के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है। आ के लिए इस तरह का चिन्ह आता है। हर्ष ई के लिए इस तरह का चिन्ह आता है। दीर्घ ई के लिए ऐसे चिन्ह आता है। हर्ष उ के लिए इस प्रकार का चिन्ह आएगा। दुर्ग उ के लिए इस प्रकार का, ए के लिए इस प्रकार का, आई के लिए ऐसे आएगा, ओ के लिए ऐसे आता है चिन्ह, और औ के लिए इस प्रकार का चिन्ह आता है। अनुस्वार और विसर्ग के लिए भी चिन्ह बना दिए गए हैं ऐसे। विसर्ग के लिए इस प्रकार के चिन्ह आते हैं। और यही है स्वर की मात्रा, स्वर का खंडित चिन्ह। इसी को हम लोग किसी व्यंजन वर्ण में जोड़ देते हैं और हम 12 खड़ी तैयार कर देते हैं। 12 खड़ी, जिसको बोलचाल की भाषा में वर्तनी भी कहा जाता है। 12 खड़ी। और हम ध्यान दें कि स्वर का चिन्ह किस प्रकार से जुड़ता है। जैसे क में अ जोड़ेंगे, क जोड़ अ के लिए हमने बताया था कोई चिन्ह नहीं है, बिल्कुल क। ये जो लकीर देख रहे हैं यही अ का चिन्ह है। अब फिर क में हम लोग आ जोड़ दें, ये हो जाएगा क, उसका चिन्ह ये है, आ जाएगा का। क में हर्ष ई को जोड़ें, ये बन जाएगा क, ऐसे क हर्ष ई की। क में हर्ष ई जोड़े की हो गया। इसी स्वर वाले भाग में ही ये स्वर जाके जुड़ता है। क में दीर्घ ई जोड़, ये बन जाएगा की, क दीर्घ का की। क में हर्ष उ जोड़ दें, ये बन जाएगा उ, ऐसे नीचे से लग जाएगा। और फिर क में दीर्घ उ जोड़ दें, ये हो जाएगा कु, ऐसा। क में ए जोड़ते हैं, ये हो जाता है के। क में फिर आई जोड़ देते हैं, ये होता है कई। क में ओ जोड़ें, को। क में औ जोड़ दें, कौ। फिर क में अनुस्वार जोड़ दें, कम हो जाएगा। क में विसर्ग जोड़ दें, ये क हो जाएगा। इस प्रकार से 12 खड़ी हम लोग तैयार कर लेते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर की मात्रा को जोड़ दें, अनुस्वार और विसर्ग को भी साथ कर रहे हैं, वह 12 खड़ी तैयार हो जाएगा। इसको लिखिए फ्रेश करके। क, का, की, कु, कु,
के, कई, को, कौ, कन और क। इसी तरह ख के साथ जोड़ के बना सकते हैं, ग के साथ जोड़ के बना सकते हैं, च के साथ जोड़ के बना सकते हैं, ट के साथ जोड़ के बना सकते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ करके उसका हम 12 अक्षरी तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।